इंग्लैंड से इबरतनाक दोस्तों शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम में ऐसा जलजला आया है कि कप्तान ने पहले ही मैच के बाद इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ नाजरीन, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि आगा सलमान खुद जज्बाती हो गए हैं और कहने लगे हैं कप्तान आखिर करे तो करे क्या। कभी कप्तान बाबर, कभी कप्तान शान और कभी कप्तान मैं। लेकिन ज़रा रुकिए दोस्तों, क्योंकि आगा की ये बात सिर्फ एक कप्तान की परेशानी नहीं बताती, इसके पीछे पाकिस्तान क्रिकेट के एक बहुत बड़े मसले की झलक नजर आ रही है। आखिर वो मसला है क्या, और क्या वाकई इस इबरतनाक शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ कप्तान है? क्योंकि अगर आप सिर्फ स्कोर देखेंगे तो कहेंगे पाकिस्तान बुरी तरह हारा, लेकिन जब आप एक एक फैसला, एक एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और पूरे मैच की सूरत हाल देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान ये मैच सिर्फ एक वजह से नहीं हारा था, बल्कि दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने पहले दबाव बढ़ाया और फिर टीम को तोड़ा और आखिर में कप्तान के सामने जवाब देने पर सबके मजबूर कर दिया। और आज हम यही पूरी कहानी आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रा तीसरे दिन के खेल की तरफ आते हैं, क्योंकि यहाँ से ही पाकिस्तान के लिए मसला मज़ीद संगीन होना शुरू हो गया था। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि तीसरे दिन इंग्लैंड के 366 रन थे और उनके दो बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे। लेकिन यहां पाकिस्तान को जिस जगह इंग्लैंड की इनिंग्स ख़त्म करनी चाहिए थी वहां मामला उल्टा हो गया। इंग्लैंड के उन खिलाड़ियों ने आकर जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग का सॉफ्टवेयर ही अपडेट करना शुरू कर दिया हो, टीम को 409 रन तक पहुंचा दिया। जोफ्रा आर्चर भी 23 रन बनाकर गया। अब ज़रा दूसरे दिन पाकिस्तान को देखें। हमारे खिलाड़ी दोस्तों दो इनिंग्स मिलाकर भी वो रन्स नहीं बना सके जो इंग्लैंड के एक खिलाड़ी ने एक इनिंग्स में बना दिए। और भाईजान, यही वो जगह है जहां सवाल पैदा होता है कि आखिर मैच जीतोगे कैसे। टेस्ट मैच हो या कोई भी बड़ा मुकाबला, सिर्फ एक दो खिलाड़ियों से काम नहीं चलता, आपको पूरी टीम से कंट्रीब्यूशन चाहिए। हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान के साथ मसला दोस्तों ये था कि एक तरफ इंग्लैंड अपनी टेल से भी रन्स निकाल रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप अब मुसलसल दबाव में आती जा रही थी। अब यहाँ ये कोई कह सकता है कि पाकिस्तान की बैटिंग ख़राब थी इसलिए हार गए हैं? नहीं, ज़रा रुकिए दोस्तों, क्योंकि इस शिकस्त की पहली बड़ी वजह बैटिंग से पहले ही सामने आ चुकी थी। आपकी बॉलिंग देखिए तो खुर्रम शहजाद ने 133 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। अब्बास ने भी सिर्फ 1 विकेट हासिल की। इकॉनमी रेट की बात की जाए तो अब्बास निस्बतन बेहतर रहे, लेकिन 25 ओवर्स में 1 विकेट लेकर उनके बदले में 78 रन को तुमको देने पड़े। दूसरी तरफ खुर्रम शहजाद ने 21 ओवर्स के अंदर 133 रन दे दिए। यानी इंग्लैंड को रोकने के बजाय पाकिस्तान ने उन्हें मुसलसल रन बनाने के मौके दिए। और फिर यहां पर अली उस्मान का जिक्र करना बनता है। अली उस्मान ने 24 ओवर्स में 5 विकेटें हासिल की और यहां एक दिलचस्प बात भी सामने आई कि वो लीड्स में 5 विकेटें मुकम्मल करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन चुके हैं। यानी जिस जगह पाकिस्तान के फास्ट बॉलर इंग्लैंड को रोकने में नाकाम रहे, वहां एक स्पिनर ने आकर वो काम कर दिया जो इससे पहले कोई नहीं कर सका। और यही बात पाकिस्तान को बॉलिंग की सबसे बड़ी परेशानी दिखाई दी। लेकिन दोस्तों अब असल तबाही शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि 409 रन तक पहुंचना ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला था, तो जरा रुकिए, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स देखिए। यहां से वो कोलैप्स शुरू हुआ जिसने पूरे मैच का रुख ही बदल कर रख दिया। अब पाकिस्तान की बारी आई और यहां से असली खेल तमाशा शुरू हुआ। सबसे पहले जनाब हमारे आए पर्ची इमामुल हक और फिर नौजवान बल्लेबाज अजान अवैस दोनों मैदान में आए। और इमाम के बारे में तो काफ़ी अरसे से सवालात उठते रहे हैं कि आखिर टीम उनसे क्या हासिल करना चाह रही है, लेकिन इस बार मामला उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया। इमामुल हक आए और जोफ्रा आर्चर की गेंद का शिकार होकर डक पर आउट हो गए। यानी पाकिस्तान की इनिंग शुरू हुई और एक अहम बल्लेबाज बगैर कोई रन बनाए वापस चला गया। अब ज़रा सोचिए, जब आप 409 रन के बड़े स्कोर का जवाब दे रहे हों और आगाज़ ही इस तरह हो जाए तो दबाव कहाँ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ पहला झटका था, क्योंकि अगले चंद खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को इसी दबाव से बाहर निकालने की बजाय सूरत हाल मजीद जो है ना ख़राब बना दी। उसके बाद शान मसूद आए। शान मसूद ने 29 रन बनाए, लेकिन ये भी वो इनिंग्स नहीं थी जिसकी पाकिस्तान को उस मौके पर ज़रूरत थी। और फिर अजाना वैस सिर्फ 9 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो गए, जबकि जो रूट ने उनका अच्छा कैच ले लिया। यानी ऊपर से 1 विकेट गिरी
फिर दूसरी गिरी और पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मुसलसल दबाव में आती चली गई। उसके बाद दोस्तों पिछले मैच के हीरो अब्दुल्ला शफीक आए। अब्दुल्ला शफीक ने कुछ देर पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की, कुछ मज़ाहमत दिखाई, लेकिन ये पार्टनरशिप भी ज़्यादा देर नहीं चल सकी और वो सिर्फ 15 रन बनाकर हरबंस के हाथों आउट हो गए। अब यहाँ एक लम्हे के लिए रुकिए, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं था कि खिलाड़ी आउट हो रहे थे। दोस्तों असल मसला ये था कि कोई भी खिलाड़ी सूरत हाल को बदलने के लिए लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहा था। एक खिलाड़ी आता, कुछ रन्स बनाता और वापस चला जाता, फिर दूसरा आता, वो भी आउट हो जाता, फिर तीसरा, और यूं ही पाकिस्तान की पूरी बैटिंग एक ऐसे चेन सेक्शन में चली गई जिसने निकलने का रास्ता किसी को नजर ही नहीं आ रहा था। उसके बाद दोस्तों छोटा डाउन साउथ शकील आए। साउथ शकील पाकिस्तान के नायब कप्तान भी रह चुके हैं और इनसे भी टीम को बड़ी इनिंग्स की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ दोस्तों साउथ शकील भी सिर्फ 14 रन बनाकर वापस चले गए। अब सवाल यह है कि पिछले पूरे अरसे में साउथ शकील ने जो कंसिस्टेंसी की उम्मीद की जा रही थी वो कहाँ है, क्योंकि जब टीम मुश्किल सूरत हाल में हो तो सिर्फ नाम काफी नहीं होता, उस वक्त आपको परफॉर्मेंस चाहिए। और 14 रन ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को बचाने के लिए इंतहाई नाकिस रन थे। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान का सबसे अहम खिलाड़ी भी क्रीज पर आना बाकी था, कप्तान सलमान अली आगा। और यही उम्मीद थी कि शायद कप्तान खुद आगे बढ़कर टीम को संभाले, शायद कप्तान टीम को फ्रंट से लीड करे, लेकिन आगा सलमान भी सिर्फ 4 रन बनाकर वापस चले गए। अब जरा आप तस्वुर करें, इमामुल हक 0, अजान अवैस 9 रन, अब्दुल्ला शफीक 15, साउथ शकील 14, सलमान अली आगा 4। और यही वो वक्त था जब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि पाकिस्तान हारा क्यों, सवाल ये बन जाता है कि जब पूरी टीम ही दबाव में हो तो कप्तान आखिर करे क्या। और दोस्तों सवाल यहाँ पर हमें मैच के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हिस्से तक भी ले जाता है। मोहम्मद रिजवान आए, उनकी बैटिंग के साथ साथ उनके फैसलों पर भी सवालात उठने लगे हैं। यहाँ दोस्तों रिजवान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन मामला सिर्फ एक विकेट बचाने तक महदूद ना था। उन्होंने अली उस्मान को आउट करवाया, उसके बाद खुर्रम शहजाद को भी आउट करवाया, यानी पहली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक खुर्रम शहजाद को दी। इसी तरह उन्होंने अली उस्मान के साथ किया और फिर वो दोनों आउट हो गए। अब सवाल एक दिलचस्प यहाँ पर पैदा होता है, अगर यही अप्रोच बाबर आजम की तरफ से होती तो क्या रिएक्शन यही होता, क्योंकि जब बाबर आजम से इस तरह के फैसले होते हैं तो उन्हें फौरन सेल्फिश कहा जाता है, लेकिन जब यही बहस मोहम्मद रिजवान के बारे में शुरू होती है तो मामला बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के लिए अलग म्यार रखते हैं? क्योंकि अगर सब असूल एक है तो फिर बाबर हो, रिजवान हो या कोई और, फैसला भी एक ही म्यार पर होना चाहिए। और रिजवान की हालिया बैटिंग की बात करें तो गुज़िश्ता 6 माह की 20 एवरेज से ऊपर नहीं जाती, जबकि 1-2 अच्छी इनिंग्स की वजह से मजमूई एवरेज बेहतर दिखाई देती है। इसके अलावा कैचेस ड्रॉप करने और क्वेश्चनेबल रिव्यूज़ लेने पर भी सवालात उठते रहे हैं। लेकिन अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि दोस्तों पाकिस्तान पहली इनिंग्स में बुरी तरह दबाव में आ जाता है यहाँ पर, और जब एक कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस भी सवालात की जद में हो जबकि बाकी टीम भी उसे सपोर्ट ना कर रही हो तो प्रेशर कहाँ जाता है? सीधा कप्तान पर। और दोस्तों यही वो मुकाम है जहां सलमान अली आगा की फ्रस्ट्रेशन सामने आई, लेकिन जो अल्फाज उन्होंने कहे वो सिर्फ उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, उन्होंने पूरी पाकिस्तानी टीम के एक ऐसे मसले को जुबान दे दी है जिस पर शायद हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन अपने ही पहले ही हिस्से में गुस्सा कर चुका है। पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग में बुरी तरह दबाव में आ चुकी थी और उसके बाद पारा हाई होना तो बनता ही था। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, सलमान अली आगा दोस्तों इस वक्त सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो खुद भी उस टीम के एक अहम खिलाड़ी थे। और जब आपके अपने खिलाड़ी परफॉर्म ना करें, बैटिंग कोलैप्स हो जाए, बॉलिंग में रन्स निकल जाएं और फिर तमाम सवालात कप्तान से किए जाएं, तो वो उस वक्त फ्रस्ट्रेशन फिर बाहर आना होती ही है। और आगा सलमान ने यही कहा, उन्होंने दोस्तों साफ अल्फाज में कहा है कि जब तक टीम एफर्ट नहीं डालेगी कप्तान आखिर करे तो करे क्या। और यही वो जुमला है जो उस पूरी शिकस्त की सबसे बड़ी तस्वीर बन गया। कप्तान करे तो करे क्या, कभी बाबर कप्तान, कभी शान कप्तान और कभी मैं कप्तान। सोचें दोस्तों, पहले बाबर आजम को कप्तानी के जिम्मेदार ठहराया गया, फिर शान मसूद आए, उसके ऊपर सवालात हुए, फिर दोबारा बाबर को बनाया गया और अब आगा सलमान कप्तान, और पहले ही मैच के बाद वो भी उसी प्रेशर में खड़े हो गए। तो फिर असल मसला है क्या?
क्या हर बार कप्तान ही मसला होता है? दोस्तों, हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जहां शिकस्त के बाद एक नया चेहरा जिम्मेदार बना दिया जाता है और यहां आगा की एक एक बात दुरुस्त लगती है। कप्तान आखिर अकेला क्या कर सकता है? अगर टीम के 11 खिलाड़ी मैदान में हो और उनमें से ज़्यादातर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें तो सिर्फ कप्तान की जिम्मेदारी ठहरने का मसला नहीं है। लेकिन यहाँ दोस्तों आगा सलमान भी मुकम्मल तौर पर बरीउल जिम्मा नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी इसी टीम का हिस्सा हैं। उन्होंने भी सिर्फ 4 रन बनाए और जब वो खुद कहते हैं कि बैटिंग नहीं हुई तो फिर सवाल ये भी बनता है कि कप्तान साहब, आपने खुद क्या किया? यही वो कंट्रडिक्शन है जो इस पूरी कहानी की मज़ीद दिलचस्प बना देती है। अब पाकिस्तानी टीम के बाकी खिलाड़ियों से सवालात कर सकते हैं, लेकिन फिर खुद ही उस मेयार पर खड़े होना पड़ेगा और यही पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। हर शिकस्त के बाद एक नया नाम सामने आता है, कभी बाबर, कभी शान, कभी सलमान, लेकिन टीम की बुनियादी प्रॉब्लम वही रहती है। दोस्तों, इस पूरी प्लेइंग 11 को देखो तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कप्तान पर नहीं बनता। क्या वाकई आज 11 में से हर खिलाड़ी ने अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी एफर्ट और अपनी पूरी जिम्मेदारी दी? मेरे ख्याल में अली उस्मान को छोड़ दें तो बहुत कम ऐसे मोमेंट नजर आए जहां आप कहेंगे कि इस खिलाड़ी ने वाकई मैच का रुख बदलने की कोशिश की। और यही वजह है कि ये शिकस्त सिर्फ एक मैच लॉस नहीं लगती, ये एक विनिंग लगती है। क्योंकि अगर आपकी बैटिंग मुसलसल कोलैप्स करे, बॉलिंग बड़े स्कोर कंसीड करे और फील्डिंग में मिस्टेक्स हों और फिर डिफीट के बाद सिर्फ कप्तान तब्दील हो, तो असल बीमारी का इलाज नहीं कर रहे आप। तो दोस्तों, इबरतनाक शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है? क्या सलमान अली आगा? क्या बैटिंग लाइनअप? क्या पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक? या फिर सिलेक्शन? या फिर वो पूरा सिस्टम जो हर बार एक नए कप्तान को प्रेशर में ला खड़ा करता है? मैं पूछना चाहता हूं, आज आप सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देंगे। अगर आपको ये हमारी डिस्कशन अच्छी लगी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान की हार की वजह क्या